नमस्कार दोस्तों। स्टोरी शॉर्ट्स पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां आज हर सवाल का जवाब मिलने वाला है और हर उलझे रहस्य से पर्दा उठने वाला है। जिस साधु की आंखों में अजीब चमक थी, जिसकी हंसी में डर छिपा हुआ था और जिसके पीछे पीछे आदमखोर बाघ का साया चलता रहा, उसका आज के इस तीसरे भाग में फैसला होने वाला है। सच और धोखे के बीच, इंसान और हैवान के बीच। लेकिन दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको ऐसी ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही कहानियां रोज पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। तो दोस्तों, अब तैयार हो जाइए इस कहानी के सबसे खौफनाक और रहस्यमयी अध्याय के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से वक्त में पीछे चलते हैं। पेश है स्वामी ऑफ वालाथोथू का तीसरा और आखिरी भाग। पिछली वीडियो में आपने सुना, जब एंडरसन जी ने रात में बाघ की दहाड़ सुनी, तो उसी वक्त साधु के हंसने की आवाज आई। तभी एंडरसन जी भागते हुए साधु की कुटिया की ओर दौड़ पड़े, ताकि सच का पता चल सके। और जब वो कुटिया के पास पहुंचे तो दरवाजा बंद था, जिसे खोलने पर वह नहीं खुला। और तभी अंदर से जलता दीपक दिखाई पड़ा। अंदर से वह रोशनी दरवाजे के पास आई और रुक गई। अब यहां से कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एंडरसन जी कहते हैं, फिर कुछ पल ऐसे बीते जिनके दौरान संभवतः दरवाजे की कुंडी खोली जा रही थी। तभी दरवाजा जोर से खुला और एंडरसन जी के सामने वही साधु खड़ा था। इस बार उसने भगवा वस्त्र नहीं पहना था। वह नग्न था, केवल एक छोटी सी धोती और गले में लटकती मोतियों की माला थी। एंडरसन जी ने अपनी टॉर्च की रोशनी सीधे उसके चेहरे पर डाली। उसने एक पल के लिए भी रोशनी से बचने के लिए अपनी आंखें बंद नहीं की, बल्कि उसके होंठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। जब उस साधु ने कर्कश स्वर में एंडरसन जी से कहा कि गोरा आदमी अपनी उम्र के हिसाब से अभी भी अच्छी तरह दौड़ सकता है, लेकिन क्या उसने सोचा था कि जब बाघ उस पर हंस रहा था तो वह उसकी आत्मा को पकड़ सकता है। उसकी ये बात सुनकर एंडरसन जी खुद को बड़ी मुश्किल से काबू में रखते हुए जवाब देते हैं, तुम तो बूढ़े होते हुए भी तेज दौड़ते हो, लेकिन छल करने वाले सावधान रहो। कहीं ऐसा ना हो कि नरभक्षी एक दिन तुम्हें ही खाकर इस नाटक का अंत कर दे। इससे पहले कि वह कुछ जवाब दे पाता, एंडरसन जी मुड़कर जाने लगे और बूढ़े बूढ़ा से टकरा गए, जो उन्हें बिना बताए और अकेले रह जाने के डर से उनके पीछे पीछे आ रहा था। बिना कुछ कहे और गहरी निराशा में एंडरसन जी अपने शिविर अग्नि की ओर वापस चल पड़े। बूढ़ा उनके पीछे पीछे आ रहा था। आदमखोर बाघ का कोई ख्याल एंडरसन जी के मन में नहीं आया। बस इस बात पर गुस्सा था कि साधु ने एक बार फिर से उनकी कितनी बेइज्जती की थी। उन्होंने एक और रात बिना सोए बिताई, जिसमें कुछ भी नहीं हुआ, और अपनी थकान के बावजूद सूर्योदय के तुरंत बाद मासिनीगुड़ी के लिए निकल पड़े, इस घोषित इरादे से कि 3 जीवित शिकार खरीदेंगे, जिन्हें एंडरसन जी बाघ के लिए बांधने का इरादा रखते थे। काफी मशक्कत और सौदेबाजी के बाद एंडरसन जी 2 जवान भैंसेन और एक अधेड़ भूरा बैल हासिल करने में कामयाब रहे, जिन्हें वे बिना किसी देरी के अपने शिविर स्थल पर ले आए। दोपहर के 1 बज रहे थे और 2 रातों की नींद हराम होने के कारण एंडरसन जी बहुत थका हुआ महसूस कर रहे थे। एक और रात जागना नामुमकिन था। इसलिए आदमखोर बाघ के संभावित खतरे की परवाह किए बिना उन्होंने अपने तीनों जानवरों को पुराने आम के पेड़ के नीचे बांध दिया और उनके बीच सो गए। एंडरसन जी ठीक 4 बजे उठे। 3 घंटे की छोटी सी नींद ने उन पर छाए सुन्नपन और थकावट के एहसास को दूर कर दिया था और उन्होंने ठान लिया, उस रात बाघ का बराबरी के स्तर पर सामना करने की कोशिश करने के लिए, किसी तरह की तैयारी करने के लिए केवल 2.5 घंटे का दिन का उजाला बचा था। एंडरसन जी चाहते हैं कि आप कुछ देर तक ध्यान से उनका अनुसरण करें, ताकि आप स्थिति को स्पष्ट रूप से समझ सकें, क्योंकि इसका बाद में घटित होने वाली घटनाओं पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला का मुख्य भाग उनके दक्षिण में स्थित था, लेकिन पहाड़ियों की एक निचली श्रृंखला
पश्चिम की ओर निकली हुई थी। इस श्रृंखला के आधार पर और इसके समानांतर उटाकामन से दक्षिण से उत्तर की ओर मासिनीगुड़ी जाने वाली सड़क थी। फिर झाड़ियों का एक घना जंगल शुरू होता था, जिसकी चौड़ाई कुछ स्थानों पर कुछ 100 गज से लेकर 1 मील तक भिन्न होती थी, जो सड़क को उस धारा से अलग करती थी, जो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला के तल से अपने संगम तक टेढ़े मेढ़े रास्ते से बहती थी। मोयार नदी उत्तर पूर्व दिशा में 10 मील से अधिक दूर थी। नदी के किनारे और उसके पार घना जंगल फैला हुआ था। वलाथोथु वृक्षारोपण मुख्य नीलगिरी पर्वतमाला के आधार पर और नदी के निकट स्थित था, और जैसा कि एंडरसन जी पहले कह चुके थे, अधभोर बाग का ठिकाना इसी क्षेत्र के आसपास कहीं प्रतीत होता था। यह एक आम चर्चा थी, जिसकी पुष्टि इस तथ्य से हुई कि पिछली 2 रातों में उसकी पहली दहाड़ें इसी दिशा से आई थीं। इसलिए यदि एंडरसन जी अपने चारे इस प्रकार बांधते कि उनमें से एक केले के बाग से गुजरने के तुरंत बाद सड़क के दृश्य में आ जाए, दूसरा नदी के किनारे के दृश्य में और सड़क और पहले चारे के पूर्व में आ जाए, और तीसरा समानांतर चलने वाली पहाड़ियों की निचली श्रृंखला के आधार पर आ जाए, तो कोई न कोई गलती से एक या दूसरे में जा गिरेगा। इस योजना में एकमात्र गलती ये थी कि उस समय की स्थिति के अनुसार एंडरसन जी के पास और अधिक जानकारी जुटाने के लिए पर्याप्त समय नहीं था, सूरज डूबने से पहले। इसलिए एंडरसन जी ने उस रात बिना देरी किए 1 से अधिक चारा तैयार करने का निश्चय किया, और 1 से अधिक मचान बनाने का भी, ताकि इन 3 स्थानों में से एक का चुनाव कर सकें और पास में ही एक अस्थायी मचान बना सकें। बाकी 2 जानवरों को एंडरसन जी बूरा से कहेंगे कि वह उन्हें अपने साथ ले जाए और उस रात अपने घर के बाहर बांध दे, ताकि अगले दिन उनका उपयोग किया जा सके। अब सवाल उठता है कि नदी किनारे सबसे उपयुक्त जगह कौन सी थी। एक शिकारी होने के नाते क्या वह चारा बांधने के लिए एक ही जगह का इस्तेमाल करेगा? पिछली 2 रातों से बाघ लगातार 3 रातों से आने का संकेत दे रहा था। इस बार वह संभवतः या तो सड़क के किनारे से आएगा, जो उसे साधु की कुटिया के पास ले आएगी, या फिर वह पश्चिम की ओर से समानांतर पहाड़ियों की ओर से आएगा। एंडरसन जी को याद था कि पिछली सुबह बूरा और उन्होंने फकीर की झोपड़ी से लगभग आधा फरलांग दूर बाघ के पंजे देखे थे। पिछली रात वह उस रास्ते से नहीं आया था। ऊपर दिए गए सभी तथ्यों को मिलाकर देखने पर ऐसा प्रतीत होता था कि संभवतः बाघ उस रात पश्चिम दिशा से ही आएगा। बेशक इसकी कोई निश्चितता नहीं थी, क्योंकि वह साधु की कुटिया के पास वाली सड़क से भी आ सकता था। यह पूरी तरह से एक जुआरी का दांव था, जिसमें थोड़ी बहुत तर्कसंगतता भी शामिल थी। लेकिन एंडरसन जी का सबसे अच्छा अनुमान पहाड़ियों की तलहटी में पश्चिम की ओर बांधना ही लग रहा था। एंडरसन जी ने तुरंत फैसला लिया और बूरा के साथ तीनों जानवरों को उसकी झोपड़ी तक ले जाने के लिए निकल पड़े। उसकी झोपड़ी मिट्टी और टहनियों से बनी थी, जो केले के बागान से 2 फरलांग की दूरी पर स्थित एक छोटे से गांव में थी, जिसमें लगभग आधा दर्जन ऐसी ही झोपड़ियां थीं। उन्होंने वहां 2 भैंसों को छोड़ दिया और भूरे रंग के बछड़े को चुना, क्योंकि यह बाघ को आकर्षित करने की सबसे अधिक संभावना वाला जानवर था। वे उसे अपने साथ पश्चिम की ओर पहाड़ियों की तलहटी तक ले गए, जो उस समय लगभग 1 मील से थोड़ी कम दूरी पर थी। वे अपने लक्ष्य तक पहुंच गए। एक नाला, जो एंडरसन जी को पता था कि पहाड़ी से नीचे बहता है और पूर्व की ओर मुड़कर उस नदी में मिल जाता है जिसे उन्होंने अभी अभी पार किया था। बाईं ओर इस सूखे और 10 फीट से अधिक गहरे नाले के तल पर उतरते हुए उन्हें नरम रेत में अकेले बाघे कई पद चिन्ह स्पष्ट रूप से दिखाई दिए, लेकिन उनमें से कोई भी 4 से 5 दिन से कम पुराना नहीं था। ये पद चिन्ह दोनों दिशाओं में जा रहे थे, जिससे सिद्ध होता था कि यह नाला आदमखोर बाघ का पसंदीदा मार्ग था, जिसका उपयोग वह शिकार की तलाश में अपने अभियानों में करता था। और इन संकेतों ने एंडरसन जी को उस रात उसके द्वारा नाले को चुनने के बारे में अधिक आशावादी बना दिया। इस घाटी के एक किनारे पर एक पेड़ उगता, जिसे आमतौर पर भारतीय ओक के नाम से जाना जाता है। इसमें बड़े बड़े पत्ते होते हैं जो जोड़े में उगते हैं,
और चपटे फली जैसे बीजों के गुच्छे होते हैं। ये मचान बांधने के लिए एक उपयुक्त पेड़ है, क्योंकि इसमें कांटे नहीं होते हैं, लेकिन इसकी छाल खुरदरी होती है, जिसे मचान को पकड़ने वाली रस्सियां मजबूती से पकड़ बना पाती हैं। उन्होंने बछड़े को इस पेड़ के आधार से लगभग 15 फीट की दूरी पर, लेकिन खाई के किनारे के पास बांधने का फैसला किया, ताकि वह किसी भी बाघ को स्पष्ट रूप से दिखाई दे, चाहे वह 10 फीट नीचे नाले के तल पर चल रहा हो या ऊपर की ओर घात लगाकर बैठा हो। जैसा कि एंडरसन जी पहले ही कह चुके थे, बड़े पत्तों के कारण मचान को छिपाने के लिए किसी जटिल छलावरण की आवश्यकता नहीं थी। ये मचान जमीन से लगभग 10 फीट ऊपर एक सुविधाजनक शाखा पर आसानी से और सौभाग्य से उपलब्ध हो गया, जहां पेड़ की 3 मुख्य शाखाएं तने से अलग होती थी। शाखाओं के अलग होने वाले स्थान पर थोड़ी सी ताजी पत्तियों से गड्ढा भर दिया गया, ताकि उनके हिलने पर सरसराहट न हो। साथ ही पेड़ की ऊपरी शाखाओं से तोड़ी गई कुछ बड़ी पत्तियों की टहनियों और लताओं को तीनों उभरी हुई शाखाओं के बीच बुनकर एक जल्दबाजी में बनाया गया मचान तैयार हो गया। हालांकि ये पूरी तरह से सही नहीं था, लेकिन तब तक 5:30 बज चुके थे और वे अब और देर नहीं कर सकते थे। एक तो बूरा को निहत्थे और अकेले ही बस्ती में वापस जाना था। दूसरा, उस समय भी अगर वह पश्चिम की पहाड़ियों पर कहीं भी छिपा होता तो बाघ अपनी ऊंची जगह से उस पर हमला कर देता। इसके 2 बिल्कुल विपरीत परिणाम हो सकते थे। उसे पेड़ के पास उनकी हलचल साफ दिखाई देनी चाहिए थी। अगर उसने उन्हें देखा तो वह ये देखने के लिए कि क्या उसे वहां कोई इंसान मिल सकता है जैसा कि वे दिख रहे थे, उन्हें अपना भोजन बना लेता। दूसरी ओर, अगर उसमें लगभग हर आदमखोर की तरह कायरता और गहरा संदेह हो तो वह उस जगह से बहुत दूर रहता और उस रात या उसके बाद कई रातों तक उसके आसपास भी नहीं आता। बूरा ने भूरे बैल को उस जगह से 30 फीट की दूरी पर एक सुविधाजनक ठूंठ से बांध दिया, जहां एंडरसन जी दुबके हुए थे, और विदाई की सामान्य रस्म अदा करते हुए उस बैल से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। पश्चिम की पहाड़ियों के पीछे सूरज काफी देर पहले ही छिप चुका था और शाम 6 बजे तक अंधेरा छाने लगा था। एंडरसन जी पहाड़ियों की ओर मुंह करके बैठे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि बाघ वहीं से आएगा। उनके पीछे नदी के किनारे से एक हाथी ने धीमी सी आवाज में चिंघाड़ा। शायद वह शाम की सैर का आनंद ले रहा था। इस विशालकाय साथी से बेखौफ, लेकिन उनके लिए बिल्कुल हानिरहित जंगली मुर्गे, तोते और मोर नदी के दूसरे किनारे पर बहुतायत से उगे बांस के झुरमुटों से लगातार आवाजें निकाल रहे थे। उनके ठीक ऊपर सामने वाली पहाड़ी पर काले चेहरे वाले लंबी पूंछ वाले लंगूर बंदरों का एक झुंड जीवन के आनंद में झूम रहा था। वुम्प वुम्प वुम्प। नर बंदरों की आनंदमयी आवाज से ढलानें गूंज उठीं। बीच बीच में मादा और बच्चों की तेज, थोड़ी दबी हुई चीख 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 की आवाज भी सुनाई दी। उस पल एंडरसन जी को उन बंदरों से कितनी ईर्ष्या हुई। उनके लिए जीवन केवल खेल था, कोई जिम्मेदारी नहीं। वे अपने हमेशा चौकस दुश्मनों की परवाह किए बिना विश्वास के एक पेड़ की चोटी से दूसरी पेड़ की चोटी पर उछल कूद कर रहे थे। नीचे घात लगाए बैठे एक संभावित पैंथर या बाघ की मौजूदगी, जो अपने प्रहरी सबसे ऊंचे पेड़ की चोटी पर तैनात अकेले लंगूर पहरेदार की तेज निगाहों और सतर्क इंद्रियों पर निर्भर है, जो नीचे जंगल में जरा सी भी संदिग्ध हलचल पर नजर रखता है। पेड़ की छाया, एक धुंधली सी झाड़ी, जो किसी चित्तीदार या धारीदार शिकारी के चुपके से आने वाले कदमों का संकेत दे सकती है। और ये वही लंगूर चौकीदार था जिसने सूरज डूबने से पहले ही पहली चेतावनी दी। ठंडी हवा में तैरती हुई उसकी कर्कश, दिल दहला देने वाली चेतावनी भरी पुकार आई, हा हर, हा हर हर। उस बंदर पहरेदार ने शानदार काम किया, क्योंकि उसने न केवल अपने बंदरों के झुंड को सतर्क किया, जिन्होंने तुरंत अपनी उछल कूद बंद कर दी, और घाटी में चर रहे चित्तीदार हिरणों को अपनी चेतावनी भरी पुकार से इधर उधर आश्रय की ओर भगा दिया, और उसने एंडरसन जी को आगाह कर दिया। एंडरसन जी को पता था कि आदमखोर आ रहा है।
और उन्होंने उसके आने के रास्ते का सही अनुमान लगाकर खुद को बहुत खुश किया, या ऐसा उन्होंने सोचा। बाघ ने अपनी उपस्थिति की पुष्टि कर दी। उसने एंडरसन जी की ओर मुख करके दहाड़ लगाई, लेकिन वह बाघ नहीं आया। और 15 मिनट तक लगातार चीखने चिल्लाने के बाद लंगूर पहरेदार चुप हो गया, और चित्तीदार हिरणों ने भी अपनी तीखी चीखें बंद कर दी थी। अंधेरा तेजी से छा रहा था, और बिल्कुल स्थिर बैठे हुए भी एंडरसन जी बढ़ती हुई धुंध में अपनी आंखें गड़ाए बैठे रहे, इस उम्मीद में कि किसी भी क्षण उन्हें नाले में रेंगते हुए वह आदमखोर बाघ की आकृति दिखाई दे जाएगी। कुछ ही मिनटों में एक जानवर तेजी से लड़खड़ाते कदमों से खाई में उतरता हुआ दिखाई दिया, लेकिन वह केवल एक सुस्त भालू था, जो खाई में गिरे हुए पके हुए बोरम फल तक पहुंचने के लिए इतना उत्सुक था। बाघ के बारे में, और निश्चित रूप से उसने एंडरसन जी को पूर्व की ओर झाड़ीदार जंगल में बैठे हुए नहीं देखा, जिसके बारे में उसने एक पल के लिए भी भारतीय ओक के पेड़ के बारे में नहीं सोचा। फिर रात हो गई। जिस घाटी में एंडरसन जी बैठे थे, वहां की हवा दिन भर की धूप से गर्म होकर ऊपर उठने लगी, और पहाड़ों से ठंडी हवा नीचे आकर उस खाली जगह को भरने लगी। ठंड असहनीय हो गई। एंडरसन जी का शरीर सुन्न और बेचैन हो गया, और उनके दांत किटकिटाने लगे। अचानक एंडरसन जी को अपने पीछे हलचल महसूस हुई। जी हां, वह फिर से आ गया। एंडरसन जी को अपनी कोहनी के ऊपर और फिर गर्दन पर नन्ही परी जैसी उंगलियों का स्पर्श स्पष्ट रूप से महसूस हुआ। वह चीज जो भी थी, एंडरसन जी के कंधे पर बैठी थी। एंडरसन जी ने झट से अपना सिर घुमाकर देखा कि किस बौने जैसे आगंतुक ने उन्हें छूने की हिम्मत की है। 2 इंच चौड़े एक छोटे से सिर से बड़ी बड़ी भावपूर्ण आंखें एंडरसन जी की आंखों में झांक रही थी। एक छोटा सा इंसान जैसा शरीर जो मुश्किल से 6 इंच लंबा था, लेकिन जिसकी भुजाएं और पैर अनुपातहीन रूप से लंबे थे। एंडरसन जी के कंधे पर आराम से बैठा था, लेकिन एंडरसन जी का नया साथी कोई सुंदर प्राणी नहीं निकला, जो उन्हें आने वाले खतरे से आगाह करने आया हो। वह तो बस एक पतला लोरिस था, एक नाजुक बंदर जैसा जानवर जो पूरी तरह से निशाचर होता है और दक्षिण भारत के जंगलों और बंजर भूमि में रहता है। वैसे तो इन बेचारे छोटे जीवों को कुछ अज्ञानी आदिवासियों द्वारा बहुत सताया जाता है, जो मानते हैं कि इनकी बड़ी और चमकदार आंखों में यौन रोगों को ठीक करने की अद्भुत शक्ति होती है। बेचारे जानवरों को पकड़ा जाता है और फिर उनकी आंखें जिंदा रहते हुए ही निकाल ली जाती हैं। इसके बाद उन्हें मारकर खा लिया जाता है, जो इलाज का एक और हिस्सा है। लेकिन वास्तव में कारगर होने के लिए जंगलवासी मानते हैं कि आंखें जानवर के जीवित रहते हुए ही निकालनी चाहिए। सचमुच जंगल के कुछ बेचारे जीव इंसानों के हाथों बहुत कष्ट झेलते हैं। जब एंडरसन जी ने अपना सिर हिलाया तो लॉरी डर गई। झट से वह उनके बगल वाली एक शाखा पर चढ़ गई और गायब हो गई। कुछ मिनट बाद जब नन्हे बंदर को पता चला कि वह खतरे से बच नहीं पाया है, तो उसने चीख चीख कर खतरे की चेतावनी देने का फैसला किया। ऊपर पेड़ की चोटी से ही की आवाज आई। नन्हा बंदर सचमुच चिंतित था। वह पेड़ पर चढ़ा था, लेकिन उसे पता चला कि नीचे उतरे बिना और एंडरसन जी के ऊपर से दोबारा गुजरे बिना वह बच नहीं सकता। उस असाधारण रूप से शांत रात में घंटे धीरे धीरे बीत रहे थे। पहाड़ों से नीचे आती ठंडी हवा के तेज झोंकों की सरसराहट के अलावा जंगल में जीवन के अधिकांश रूप नदारद प्रतीत हो रहे थे। रुक रुक कर घाटी में कहीं से एक जंगली झींगुर चहचहाता था, और एक बार एक बैल बाइसन एंडरसन जी के पीछे एक फरलांग या उससे अधिक दूरी पर सीटी बजाता हुआ निकला, और हवा का एक झोंका एंडरसन जी की मानवीय गंध को उसकी तेज नाक तक ले गया। आकाश बादलों से रहित था, लाखों तारों से जगमगा रहा था। एक ऐसा नजारा जिसे अनुभव करना और हमेशा याद रखना असंभव था। कलम या जुबान से उसका वर्णन करना नामुमकिन था। आकाशीय पिंडों के संयुक्त प्रकाश ने अंधकार को दूर कर दिया, और एंडरसन जी के चारों ओर और ऊपर फैले जंगल और पहाड़ी क्षेत्र पर हल्की सी चमक बिखेर दी। अंततः
घाटी की ओर बहने वाली निचली भूमि से आती हुई और नदी के घुमावदार रास्तों के बीच रात का सन्नाटा कई तरह की बेमेली आवाजों से टूट गया। और ये आवाजें सियारों के झुंड की पुकार थी, जो रात में चुपके से भोजन की तलाश में निकले हुए थे। और फिर उनके सरदार सियार ने अपनी अनोखी पुकार लगाई, और बाकी सियार उसके पीछे पीछे चलते हुए उसकी नकल करने लगे। फिर अचानक एक गीत के चरम पर पहुंचते ही पूरे समूह के सभी गायकों का वह समूह अचानक चुप हो गया। ना तो कोई सिसकी आई, ना ही कोई आवाज। एंडरसन जी सोचने लगे कि ऐसा क्यों हुआ, और फिर उनके चुप हो जाने का कारण अगले 5 सेकंड में ही सामने आ गया। तभी एंडरसन जी के पीछे से एक आवाज आई, ठीक उसी दिशा से जहां से कुछ क्षण पहले सियारों का समूह जोर जोर से चिल्ला रहा था। अब वह आदमखोर बाघ पहाड़ी से नीचे उतरकर जिस चौड़ी पत्तियों वाले भारतीय ओक के पेड़ पर एंडरसन जी बैठे हुए थे, उनकी स्थिति के बिल्कुल पास से गुजरा। और उसकी दहाड़ों से यह लग रहा था कि अब वह शायद सड़क पर या केले के बागान के करीब था, और उस साधु की कुटिया के भी करीब था। एंडरसन जी को इस बात का अफसोस था कि समय की कमी के कारण वह भैंस के कड्डे को सड़क के किनारे बांध नहीं सके, जैसा कि उन्होंने पहले सोचा था। तभी उनके दिमाग में एक बिल्कुल ही अजीबो गरीब विचार आया। ऐसा क्यों हुआ, इसका कोई औचित्य नहीं है, बस हो गया कि अब जब बाघ फकीर की झोपड़ी के बिल्कुल पास से दहाड़ रहा था, तो एंडरसन जी को पेड़ से नीचे उतरकर जितनी जल्दी हो सके वहां पहुंचने की तीव्र इच्छा हुई। शायद वह बूढ़ा की अजीबो गरीब कहानी पर थोड़ा बहुत विश्वास करने लगे थे, और वह खुद देखना चाहते थे कि साधु झोपड़ी में है या नहीं। और फिर जैसे ही एंडरसन जी पेड़ से नीचे उतरे और झोपड़ी की ओर दौड़े, बाघ की दहाड़ अभी भी सुनाई दे रही थी। झोपड़ी लगभग 1 मील से भी कम दूरी पर थी, लेकिन जब तक उन्हें बाघ की दहाड़ सुनाई दे रही थी, उन्हें पता था कि वह बाघ के अचानक होने वाले हमले से सुरक्षित रहेंगे। लगभग 1 घंटे पहले चांद का एक टुकड़ा निकल आया था, और उसकी हल्की रोशनी में ही सही एंडरसन जी उस पगडंडी पर अपने कदमों के निशान ढूंढ पाए, जिस पर चलकर वे उस शाम नाले की ओर गए थे। एंडरसन जी पश्चिम से झोपड़ी की ओर बढ़े, तभी पूर्व दिशा में सड़क के पास कहीं आदमखोर भालू की दहाड़ सुनाई दी। झोपड़ी में अंधेरा छाया हुआ था। क्या वह बेचारा आदमी अंदर था? एंडरसन जी दबे पांव उसके पास पहुंचे और बुनी हुई बांस की दीवार पर कान लगाकर अंदर से कोई आवाज सुनने की कोशिश की, पर कुछ सुनाई नहीं दिया। सांस लेने की कोई आवाज नहीं, मानो कोई आदमी गहरी नींद में सो रहा हो। झोपड़ी खाली लग रही थी। तभी बाघ ने एक बार फिर दहाड़ मारी। वह अब बहुत करीब था। संभवतः वह सड़क के किनारे किनारे चल रहा था, घने केले के पेड़ों की आड़ में छिपा हुआ, पूर्व दिशा में 1 फरलांग से भी कम दूरी पर। उस रात दूसरी बार एंडरसन जी को तात्कालिक विचार आया, और उन्होंने इसके गुणों पर विचार करने की प्रतीक्षा किए बिना ही उसे अमल में लाया। अपने फेफड़ों में हवा भरकर और अपने हाथों से अपना मुंह हटककर ने बाघ को जवाब दिया, उसकी आवाज की नकल करते हुए, उसी तरह जैसे उन्होंने अपने पुराने दोस्त और प्रशिक्षक पुजारी बायरा के कुशल मार्गदर्शन में अभ्यास किया था। आऊंग, आऊंग, ओ से एंडरसन जी ने गहरी आवाज में पुकारा। फिर वे चुपचाप बांस की झोपड़ी के कोने के पीछे दुबक गए। राइफल कंधे पर आधी उठी हुई थी, और 3 सेल वाली इलेक्ट्रिक टॉर्च की बत्ती उनकी भरोसेमंद 405 राइफल के बैरल से चिपकी हुई थी। बाघ ने फिर कभी दहाड़ा नहीं। वह सीधे उस आवाज की ओर चल पड़ा जो उसने सुनी थी। एंडरसन जी को पूरी रात पता था कि वह आ रहा है। उनका बायां अंगूठा हल्के से बटन स्विच को छू रहा था। चारों ओर गहरी खामोशी छा गई। ये एक घुटन भरी खामोशी थी जिसे महसूस किया जा सकता था, और एक अजीब अनकही आशंका एंडरसन जी पर हावी होने लगी। ऐसा क्यों हुआ, यह वे नहीं बता सकते थे, क्योंकि स्वामी की कुटिया के कोने में अपनी सुरक्षित स्थिति में वे पूरी तरह से सुरक्षित थे। चांदनी उनके चारों ओर जंगल पर हल्की पड़ रही थी, इतनी ही तेज कि चीजों को स्पष्ट रूप से दिखाए बिना उन्हें दृश्यमान बना सके। 1-2 मिनट बाद ही
अप्रत्याशित घटना घटी। केले के पेड़ों के झुंड से एक आकृति निकली, ठीक उसी दिशा से जहां से बाघ पुकार रहा था, और एंडरसन जी की ओर दौड़ती हुई आई। वह एक पुरुष था, और पहले तो वह बिल्कुल नंगा दिखाई दिया, लेकिन पास आने पर एंडरसन जी ने देखा कि उसने एक काली धोती पहन रखी थी। फिर एंडरसन जी को एहसास हुआ कि वह आदमी उनकी तरफ नहीं, बल्कि झोपड़ी की तरफ दौड़ रहा था, क्योंकि एंडरसन जी कोने में जहां छिपे हुए थे, वहां से वह उन्हें बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा था। और वह आदमी कोई और नहीं बल्कि वही साधु था, जिसे देख उनकी सांसें थम गई। जब एंडरसन जी को समझ आया कि क्या हो रहा है, तभी उनको सड़क किनारे एक बाघ की दहाड़ सुनाई दी। अब यह सब एंडरसन जी की आंखों के बिल्कुल सामने हो रहा था। कुछ ही मिनट पहले एक फकीर ठीक उसी जगह से आ रहा था जहां से बाघ दहाड़ रहा था। यह सच था। एंडरसन जी एक ऐसा विचित्र और अद्भुत दृश्य देख रहे थे जैसा कोई भी व्यक्ति अपनी आंखों से देख सकता था। लेकिन अगले ही पल रहस्य बेरहमी से टूट गया और काला जादू गायब हो गया, क्योंकि तेज दहाड़ के साथ बाघ भागते हुए व्यक्ति के पीछे से झपटा और दो ही छलांग में उसे पकड़ लिया। उस दुर्भाग्यशाली व्यक्ति की चीख आज भी एंडरसन जी के कानों में गूंजती है। वह चिल्लाया और बस इतना ही। जैसे ही आदमखोर बाघ उस पर झपटा, बाघ और वह आदमी धुंधली चांदनी में लंबी घास में ओझल हो गए। सब कुछ इतना अप्रत्याशित था कि एंडरसन जी वहीं जम गए। फिर एंडरसन जी जितनी तेजी से दौड़ सकते थे दौड़े। शायद उनके पास स्वामी से मिलने का समय हो, शायद उनकी चीख बाघ को डराकर भगा दे। उन्हें बस 40 गज की दूरी तय करनी थी। दौड़ते हुए एंडरसन जी ने अपनी टॉर्च का बटन दबाया, लेकिन 15 गज की दूरी से ही रोशनी बाघ की चमकती आंखों पर पड़ी, जो लंबी घास में अपने शिकार के ऊपर झुका हुआ था। बिना सोचे समझे एंडरसन जी अचानक रुक गए और उन भयानक आंखों के बीचों बीच गोली चला दी। बाघ आधा उठा और एंडरसन जी ने उस खूनी सिर पर बार बार गोली चलाई। वह गिर पड़ा और एक भयानक बुखार से व्याकुल होकर उसका पूरा शरीर कांप उठा। तभी एंडरसन जी को एहसास हुआ कि आदमखोर बाघ अपने शिकार के ऊपर गिर पड़ा था और उसे लगभग नजरों से ओझल कर दिया था। इससे भी ज्यादा भयानक बात यह थी कि उस कम दूरी से चलाई गई उनकी 3 तेज रफ्तार गोलियों में से कोई भी बाघ को भेज सकती थी या उसे चूक भी सकती थी और नीचे लेटे हुए फकीर को लग सकती थी। एंडरसन जी उस बाघ के पास गए जो अब भी बुरी तरह कांप रहा था। वे अपने घुटनों के बल बैठ गए और 2 गज की दूरी से उसकी खोपड़ी के पिछले हिस्से में चौथी गोली मारी, जो पहले की गोलियों से पहले ही चकनाचूर हो चुकी थी। 1 मिनट बाद उसका तड़पना बंद हुआ। फिर बड़ी मुश्किल से एंडरसन जी ने मरे हुए बाघ को उस आदमी से अलग किया जिस पर वह पड़ा हुआ था। फकीर खून से लथपथ था और एंडरसन जी के मन में एक भयानक भय छा गया। उन्हें यकीन था कि उन्होंने ही उसे गोली मारी है। वह जमीन पर औंधा पड़ा था और सांस लेने या हिलने डुलने का कोई संकेत नहीं था। एंडरसन जी ने जल्दी से राइफल की नली से टॉर्च निकाली और गोली के छेद या शायद छेदों को खोजना शुरू किया, जिनके बारे में उन्हें पूरा यकीन था कि वे मिल जाएंगे। उन्होंने कांपते हाथों से ध्यानपूर्वक देखा। कोई छेद नहीं था। फिर उन्होंने स्वामी को पलट दिया। शायद दूसरी तरफ उन्हें वह मिल जाए जिसकी उन्हें तलाश थी। तभी फकीर ने अपनी आंखें खोली। मशाल की रोशनी में उसकी आंखें आदमखोर से भी कहीं अधिक घृणा से चमक रही थीं। उसके होंठ हल्के से हिले और एंडरसन जी उसके शब्दों को सुनने के लिए रुक गए। उसके शब्द अस्पष्ट और रुक रुक कर निकले, लेकिन एंडरसन जी ने उन्हें स्पष्ट रूप से सुना। तुम जीत गए गोरे आदमी, लेकिन आज रात किस्मत मेरे खिलाफ थी। बाघ ने मेरी जान ले ली, लेकिन तुम भी मरोगे और मैं किसी दूसरे बाघ के जबड़ों में तुम्हारी मौत का इंतजार करूंगा। फिर वलायथोथ के स्वामी का देहांत हो गया, ठीक वैसे ही जैसे कुछ मिनट पहले उनके समकक्ष नरभक्षी का देहांत हुआ था। घटनाक्रम का स्पष्टीकरण काफी सरल प्रतीत होता था। एंडरसन जी की सतर्कता के कारण उस रात फकीर को उनके ठिकाने का पता नहीं चल पाया था। जब आदमखोर बाघ ने दहाड़ना शुरू किया तो सड़क की दिशा में कहीं से
साधु बाघ की दहाड़ सुनकर अपनी कुटिया से चुपके से बाहर निकल आया, क्योंकि वह जानता था कि जब तक आदमखोर बाघ दहाड़ता रहेगा और उसे उसके ठिकाने का पता रहेगा, तब तक वह सुरक्षित रहेगा। निस्संदेह वह ये जानने की उम्मीद कर रहा था कि एंडरसन जी कहाँ छिपे हैं, और उन्हें किसी तरह से धोखा देने की कोशिश कर रहा था, जैसा कि उसने 2 रात पहले किया था। इस बीच उसे पता चले बिना एंडरसन जी अपना मचान पहाड़ी पर छोड़कर चुपके से इस झोपड़ी में आ गए थे, और उन्होंने बाघ की दहाड़ की नकल 3 बार की। फकीर उस समय सड़क के आसपास कहीं रहा होगा। 2 अलग-अलग दहाड़े सुनकर और उनके पीछे एक और दहाड़ सुनकर, और ये न जानते हुए कि दोनों में से कौन सी दहाड़ थी, ये मानते हुए कि 2 अलग-अलग बाघ थे, जिनमें से एक आदमखोर से आगे कहीं था, निस्संदेह साहसी व्यक्ति अंततः घबरा गया और अपनी झोपड़ी की सुरक्षा में वापस भाग गया, जिससे असली आदमखोर उसका पीछा करने लगा और उस पर विपत्ति आ गई। एंडरसन जी बस्ती की ओर चले, जहां उन्होंने बूढ़ा को अभी भी जागते हुए पाया। एंडरसन जी ने घोषणा की, मैंने बाघ को मार गिराया है। उसने सांस रोककर पूछा, पवित्र आत्मा डोरा कहाँ है? एंडरसन जी ने कंधे उचकाए और उसकी दहलीज पर बैठ गए। वह भी मर चुका है, उन्होंने बुदबुदाया। बूढ़ा ने लगभग संतुष्टि से भरी आह भरी। उसने पूछा, क्या अब तुम्हें विश्वास हो गया है? वाह, एंडरसन जी हंसते हुए बोले, मेरे गोली चलाने से पहले ही बाघ ने उसे मार डाला। कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया, क्योंकि बूढ़ा ने हैरानी भरी चौड़ी आंखों से एंडरसन जी की ओर देखा। क्या? वह बुदबुदाया, क्या तुम्हारा मतलब यह है कि वे 2 हैं, 2 मृत शरीर, स्वामी और बाघ? बिल्कुल, एंडरसन जी ने उत्तर दिया। क्या आपको यकीन है कि वहां सिर्फ एक ही शव नहीं है, या तो बाघ का या पवित्र व्यक्ति का? बिल्कुल निश्चित, जैसे हम 2 लोग हैं, तुम और मैं, एंडरसन जी ने चिड़चिड़े स्वर में उत्तर दिया। बूढ़ा ने आसपास की झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को यह खबर जोर जोर से सुनाना शुरू कर दिया, और 1-2 मिनट में ही डरी हुई रिलास की 1 दर्जन लड़कियां उनके चारों ओर खड़ी हो गई। भाइयों, क्या बात है? मेरी दोराई ने बाघ और स्वामी जी दोनों को मार गिराया, उसने गर्व से घोषणा की। एंडरसन जी सिहर उठे, फिर अचानक बुदबुदाए, धिक्कार है। मैंने तुमसे कहा था कि बाघ ने स्वामी को मार डाला है, और मैंने बाघ को गोली मार दी। देखते हैं, उन सभी ने उत्साहपूर्वक एक साथ पूछा। कुछ देर बाद वे त्रासदी स्थल पर वापस पहुंच गए, और उत्साहित रिलास खुशी से झूम उठी, क्योंकि उस रात उनके 2 सबसे बड़े दुश्मन मारे गए थे। वह आदमखोर जिसने उन्हें खा लिया था, और वह फकीर जिसने उन्हें लगभग मौत के घाट उतार दिया था। जब बूढ़ा ने स्वामी की अभी भी खुली हुई आंखों में देखा, तो उसने बुदबुदाते हुए कहा, तुम, और वह बस इतना ही कह सका। फिर उसने 2 बेहद आपत्तिजनक शब्द बोले, जिसे एंडरसन जी ने लिखना जरूरी नहीं समझा। और दोस्तों, अब बारी है उन रेगुलर लिसनर के नाम लेने की, जो हर वीडियो पर सुंदर सुंदर कमेंट करते रहते हैं और लगातार हमें सपोर्ट करते हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: सूर्यकांत पाटिल जी, टोभूनी महाराष्ट्र से; सोनाली पवार जी, सोलापुर महाराष्ट्र से; चंद्र प्रकाश जी, इटावा से; सरयू प्रजापति जी; सुभाष चंद्र साहू जी, नागपुर से; यश जी, इटली से; हैदर जी, लंदन से; रौफ मलिक जी, ग्लासगो, लंदन से; सुरेश वाट जी, नागपुर से; सावित्री देवी जी, गालिब अहमद जी, वैद्या चेतन जी, अमन रावत जी, उमेश कुमार गुप्ता जी, कली क्लिफ्टोन चैनल वाले भाई, अमरीश छेदा जी, राशिद अली जी, रजनीश कुमार जी, अहमजद खान जी, बेली मंजागिर भाई, फरहीम अंसारी जी, दारेन अंसारी जी, रियाज मुला जी, महाराष्ट्र से राकेश दुबे जी, किम पुतिन जी, किरणदीप पंडाल जी, महंदी हसन जी, नितिन जैन जी, फरहान सुल्ताना जी, मुबारक हुसैन जी, कोटा से; अली खान जी, जमालुद्दीन जी, कैनत पोर्टर जी, बिजनौर यूपी से; अमित पंडित जी, कोलकाता से; आरिफ जी और गगन जी। तो दोस्तों, ये थे कुछ हमारे रेगुलर और नए लिसनर के नाम। तो दोस्तों, वलाइथोथु के स्वामी और आदमखोर बाघ की ये रहस्यमय कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, अगर इस रहस्य ने आपको अंत तक बांधे रखा हो, तो वीडियो को अभी लाइक कीजिए, चैनल को
सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही डरावनी, रोमांचक और रहस्यमयी कहानियां पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए और कमेंट में हमें जरूर बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक और खतरनाक, एक और रहस्यमयी जंगल की कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और शुभ रात्रि।